हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। आज की तारीख है 13 फरवरी 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और लल्लन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। यह क्लास जो है हम पूरी 20 से 25 मिनट में समाप्त कर लेते हैं। मान लीजिए कि अगर हम ये क्लास जो है 25 मिनट के अंदर समाप्त कर देते हैं, इसमें आप सभी को 10 करंट अफेयर क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, यानी कि 13 फरवरी के जो महत्वपूर्ण 10 से करंट अफेयर क्वेश्चन होते हैं ये मिलेगा। और इसी 25 मिनट में आप सभी को जो है कुछ पुराने करंट अफेयर, मान लीजिए आपको इसमें कम से कम 30 पुराने करंट अफेयर क्वेश्चन मिलते हैं, जो कि एक हफ्ते का या फिर 15 दिन या फिर 6 महीने का जो पुराने करंट अफेयर क्वेश्चन होते हैं उनको रिवीजन करवाते हैं। और इसी 30 क्वेश्चन के बाद जो है 30 और क्वेश्चन रख लीजिए, लगभग 30 ही क्वेश्चन होता है जो कि स्टैटिक जीके के अंतर्गत आता है। यानी कि कुछ महत्वपूर्ण, जैसे कि पानीपत का युद्ध कैसे कब हुआ था, तो इस प्रकार से जो है 30 क्वेश्चन और हो जाते हैं। तो टोटल आप सभी को इसमें 70 से 75 क्वेश्चन आप सभी को मिलेगा। ठीक है, 10 करंट अफेयर क्वेश्चन और 30 जो है कुछ पुराने करंट अफेयर क्वेश्चन होते हैं, और कुछ जैसे एक हफ्ते के पहले के होते हैं या फिर कल ही का रख लीजिए, तो इस तरह के प्रश्न होते हैं। और 30 जो है ये जीके की तरह होता है। जैसे मैंने आप सभी को बताया कि किसी पुरानी संस्था के, जैसे मान लीजिए आपका नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, इस तरह से, या पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो इस प्रकार से आप सभी को टोटल जो है 70 से 75 क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये वीडियो जो है आप सभी को ज़रूर अटेंड करना चाहिए। आपका इसमें 3 से 4 पोर्शन एक साथ कंप्लीट हो जाता है, जो कि हम सिर्फ 20 से 25 मिनट में पूरा कर लेते हैं। और यही क्लास जो है कुमार गौरव सर, उनका तो कोई जवाब ही नहीं है, लेकिन वो सर जो है अपनी क्लास को जो है 1 घंटे 40 मिनट या फिर 35 मिनट में ऐसे में पूरी क्लास को कंप्लीट करते हैं। यही जो है क्लास पूरा हम जो है कितने मिनट में कंप्लीट कर लेते हैं, तो 25 मिनट में कंप्लीट कर लेते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं अपने 13 फरवरी के को दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा नवाफ सलाम को। अब इसके बारे में पूरी फुल फॉर्म देख लेते हैं, यानी कि पूरी इसकी व्याख्या देखते हैं। तो आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट का अगर बात करें हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है द हेग, नीदरलैंड में है। और इंटरनेशनल कोर्ट में जो है कुल 15 न्यायाधीश शामिल होते हैं। और इन 15 न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है, तो ये 9 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। अभी जो है आईसी के जो है नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो इंटरनेशनल कोर्ट के नए अध्यक्ष बने हैं नवाफ सलाम बने हैं। और ये किस देश के हैं, तो ये लेबनान देश के हैं। और लेबनान की राजधानी का नाम है बेरूत। और इसकी उपाध्यक्ष कौन है, तो इसकी उपाध्यक्ष हैं जूलिया सेबुटिंडे। कौन है, जूलिया से, आप इतना सेबुटिंडे मत याद रखना, आप जूलिया याद कर लेना। उपाध्यक्ष कौन है, जूलिया है। और ये किस देश की हैं, युगांडा की हैं। और युगांडा की राजधानी का नाम है कंपाला। तो इंटरनेशनल कोर्ट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, नवाब सलाम बने हैं। अब देख लेते हैं कि जो ये 15 न्यायाधीश होते हैं, इनमें से भारत की तरफ से कौन है। तो भारत की तरफ से न्यायाधीश बनकर कौन शामिल हैं इंटरनेशनल कोर्ट में, तो दलवीर भंडारी हैं, जो कि जोधपुर के हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखते हैं कि यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के काउंसिल में शामिल कुल कितने देश होते हैं, तो इसमें कुल 15 देश सदस्य शामिल होते हैं। इसमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं जिनके पास वीटो पावर होता है। वीटो पावर मतलब कोई भी फाइल हो या फिर कोई केस हो, इन पर जो है अधिकार, मतलब इनको उस पर सहमति है या फिर सहमति नहीं है, तो उनको जो है किसी भी केस पर ये ना भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 देश ऐसे हैं जिनके पास वीटो पावर होती है। और वो 5 देश कौन कौन से हैं, तो आपका हो जाता है रूस, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। तो ये 5 देश हैं। अगर ये किसी भी केस पर इनकार कर देते हैं, कोई भी एक अगर मना कर देता है कि मैं इस पर साइन नहीं करूँगा, तो वो केस वहीं पे रुक जाएगा, वो आगे वो फाइल नहीं बढ़ेगी। और इसमें 5 हो जाते हैं। और 5 देश और 5 जो बचे 10 सदस्य होते हैं, ये अस्थायी सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल जो है 2 वर्ष के लिए होता है। और भारत जो है यूएनएससी का जो है अब तक कितनी बार सदस्य रह चुका है, तो 8 बार सदस्य रह चुका है। यूएन महासभा का जो 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो डेनिस फ्रांसिस बने हैं, इसे आप याद रखेंगे। और यूएन महासभा को जो है विश्व की लघु संसद भी कहते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे, तो यूएनओ के पहले महासचिव थे त्रिग्वेली। और ये किस देश के थे, तो ये नॉर्वे के थे। और वर्तमान में यूएनओ के हेड कौन है, यानी कि अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो एंटोनियो गुटारेस है। और ये किस देश के हैं, तो ये पुर्तगाल के हैं। ये आपको याद रखना है। तो इंटरनेशनल
कोर्ट के अध्यक्ष कौन है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा इंटरनेशनल कोर्ट के अध्यक्ष हैं नवाफ सलाम। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में हिंद महासागर के किस देश में भारत की यूपीआई सेवा प्रारंभ हुई है? तो हाल ही में हिंद महासागर के किस देश में भारत की यूपीआई सेवा प्रारंभ हुई है? क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे और एक बार आराम से समझेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों, यानी मॉरिशस और श्रीलंका इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर हम जो है इन दोनों की लोकेशन देखें तो मान लीजिए ये आपका भारत है, भारत का ये दक्षिणी भाग है, यानी कि जिसे दक्षिण भारत कहते हैं, ये वाला भाग है आपका। श्रीलंका यहाँ पे हो जाता है और मॉरिशस की लोकेशन यहाँ पे है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि दोनों जो है भारत के पूर्व में है। मॉरिशस और श्रीलंका दोनों जो है, दोनों ही देशों में अभी जो है भारत के यूपीआई सेवा को प्रारंभ किया गया है, ये आपको याद रखना है। तो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यह इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी पहली बार शुरुआत कब की गई थी? तो यूपीआई की शुरुआत भारत में की गई थी 2016 में। और किसने शुरू किया था? तो यूपीसीआई ने इसे शुरू किया था। यूपीसीआई ने यूपीआई को शुरू किया था। यूपीसीआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यह जो है इसका फुल फॉर्म होता है। अभी जो है यूपीआई में जो है किस देश में शुरू किया गया है? हिंद महासागर के किस देश में? तो श्रीलंका और मॉरिशस में ये प्रारंभ किया गया है। अब देख लेते हैं कि श्रीलंका के पीएम कौन है? तो श्रीलंका के पीएम हैं रनील विक्रम। और मॉरिशस के पीएम कौन है? तो प्रविंद जगन्नाथ। ये दोनों जो है याद रखना, श्रीलंका के पीएम रनील विक्रम और मॉरिशस के पीएम रविंद्र जगन्नाथ हैं। अब देख लेते हैं लल्लन टॉप प्रश्न में, मित्र शक्ति और सिलिनेक्स ये दोनों अभ्यास जो है किस देश के बीच होता है? तो इंडिया और श्रीलंका के बीच होता है। यूपीआई अपनाने वाला यूरोप का पहला देश कौन सा है? तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा फ्रांस है। आरबीआई ने अभी हाल ही में किस बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो आरबीआई ने अभी किस बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो पेमेंट बैंक पर, पेटीएम पेमेंट बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है। और यह 29 फरवरी से पहले जो है इस बैंक में जिसका भी पैसा होगा तो वो अपने पैसे को निकाल सकता है। और आरबीआई ने 29 फरवरी इस बैंक के लिए लास्ट डेट बताया है कि 29 फरवरी के बाद इस बैंक में ना कोई लेन देन होगा और जिसका भी पैसा अगर होगा तो वो पैसा भी नहीं निकलेगा। ठीक है, तो अगर आप में से कोई भी प्रश्न गिनना चाहेंगे कि कितना प्रश्न एक प्रश्न में सम्मिलित होता है तो आप देख सकते हैं। इसमें हमारे प्रश्न का सही जवाब देखा जाए तो ये है। ठीक है, तो यानी कि आपका एक प्रश्न ये हो गया। अब देखेंगे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये दूसरा प्रश्न हो जाता है। इसके बाद अगर देखेंगे यूपीआई की शुरुआत कब हुई थी? तो 2016 में हुई थी। किसने शुरू किया था? तो यूपीसीआई ने, यानी कि मान लीजिए ये पूरा तीसरा, वैसे हो सकता है चौथा यूपीआई कब स्टार्ट हुआ था, तो ये भी प्रश्न बन सकता है। या यूपीआई को किसने शुरू किया था? तो यूपीसीआई ने। किसने, मतलब यूपीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इस तरह से आप देखेंगे तो आपको एक प्रश्न में 10 से 12 प्रश्न मिल सकता है। एक अलग प्रश्न बन सकता है कि श्रीलंका के पीएम कौन है? तो रनील विक्रम जी हैं। या फिर मॉरिशस के पीएम कौन है? तो प्रविंद जगन्नाथ हैं। मित्र शक्ति अभ्यास किसके बीच होता है? सिलिनेक्स अभ्यास किसके बीच होता है? तो अगर प्रश्न गिनेंगे तो आपको एक प्रश्न में कम से कम 10 से 12 प्रश्न मिल सकता है, इसलिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लघु चाय धारक परिसंघ का 25वां सत्र पहली बार भारत में कहाँ हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय लघु चाय धारक परिसंघ का 25वां सत्र पहली बार भारत में हो रहा है। और यह कहाँ पे हो रहा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 25वां सत्र भारत के असम में आयोजन किया जा रहा है। अब इसके बारे में पूरी व्याख्या देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय लघु चाय धारक परिसंघ यह जो है किसकी संस्था है? तो यह FAO की संस्था है। अगर बात करें FAO की स्थापना कब की गई थी? तो 16 अक्टूबर 1945 है। ठीक है, 46 नहीं है, 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। अगर बात करें FAO का मुख्यालय कहाँ पे है? तो रोम इटली में है। और इसकी वर्तमान हेड कौन है? तो क्यू डोंगे इसके वर्तमान हेड हैं। अगर बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय लघु चाय धारक परिसंघ की जो 25वां सत्र है, इसका आयोजन पहली बार भारत में हो रहा है। और कहाँ पर इसकी बैठक हो रही है? तो असम में हो रहा है। और यहीं पर जो है इसका हेडक्वार्टर पहले कहाँ पे था? तो अंतर्राष्ट्रीय लघु चाय धारक परिसंघ का हेडक्वार्टर पहले चीन में था। और अब की बार 25वें सत्र में इसको बोला गया है कि चीन से अब जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थापित कर दिया जाएगा? तो भारत में कर दिया जाएगा। भारत जो है इस बार जो है अगले 2 वर्षों के लिए इसका अध्यक्ष भी बनाया गया है। अब लल्लन टॉप प्रश्न में देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी सम्मेलन पहली बार ही भारत में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो बेंगलुरु में हुआ था।
और अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए थे? तो रोहन बोपन्ना बनाए गए थे। G20 2023 जो हुआ था, इसका होस्ट कौन था? तो इसका भारत था। और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो G20 का आयोजन भारत मंडपम में किया गया था और इसकी थीम थी वन अर्थ वन फ्यूचर, यह इसकी थीम थी। SCO 2023 का आयोजक कौन सा देश रहा? तो अपना भारत रहा है। और SCO का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यह बीजिंग में है। और SCO की पहली सांस्कृतिक राजधानी कहाँ पे है? तो यह वाराणसी में थी। यह पेपर में भी पूछा गया है, RO वाले पेपर में, लेकिन उसको कोई मतलब है नहीं क्योंकि पेपर लीक हो गया है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं चौथा प्रश्न। हाल ही में विश्व यूनानी दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व यूनानी दिवस 2024 मनाया गया है 11 फरवरी को। ठीक है, तो यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व यूनानी दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विश्व यूनानी दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है। और विश्व यूनानी दिवस जो है किसकी याद में मनाया जाता है? तो हकीम अजमल खान की जयंती के रूप में 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है। भारत में जो है 2016 को आयुष की शुरुआत की गई थी। ठीक है, आयुष मंत्रालय की शुरुआत की गई थी भारत में कब? 2016 में। तो आयुष में जितने लेटर हैं यानी कि 5 लेटर हैं, इन 5 लेटरों का एक महत्वपूर्ण अर्थ होता है। जैसे A फॉर आयुष हो जाएगा, Y फॉर योगा हो जाएगा, U फॉर यूनानी हो जाएगा, S फॉर आपका सिद्ध हो जाएगा और H फॉर आपका होम्योपैथिक हो जाएगा। तो आयुष मंत्रालय की शुरुआत 2016 में की जाती है। और नेक्स्ट जो है 2017 में ही यूनानी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ पर की जाती है? तो हैदराबाद में की जाती है। इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, तो यूनानी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की जाती है? 2017 में की जाती है। और 2016 में आयुष मंत्रालय की स्थापना भी की जाती है। इसके बाद देखें तो यूनानी पद्धति के जो है 4 मूल तत्व हैं। यूनानी पद्धति के मूल 4 तत्व हैं। कौन कौन से तत्व हैं इसको देख लेते हैं। तो आपका पहले देखते हैं कि अग्नि, जिसका मतलब होता है कफ, जो गले में कफ होता है। जल यानी कि काला पित्त, इसका मतलब होता है वायु, इसका रक्त होता है। पृथ्वी, इसका काला पित्त, इन सभी का मतलब होता है। तो यूनानी के 4 मूल तत्व याद रखेंगे, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी। अब कुछ महत्वपूर्ण जन्म दिवस देख लेते हैं। जैसे 13 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन होता है, उनकी याद में जो है पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 22 मई को आपका हो जाता है जैव विविधता दिवस। ठीक है, तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 5वां प्रश्न देख लेते हैं। हमारा 5वां प्रश्न है, पुरुषों की अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता कहाँ हुई है? तो पुरुषों में अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप प्रतियोगिता, यह इसका 15वां संस्करण था। और कहाँ पे आयोजन किया गया? तो दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। इसमें जो है फाइनल मैच ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में खेला गया था। इसमें जो है ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है, यानी विजयी ऑस्ट्रेलिया है और उपविजेता अपना भारत है। इसमें जो है भारत के कप्तान कौन थे? तो उदय सहारण भारत के कप्तान थे। अब ललन टॉप प्रश्न में है, ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, इसका होस्ट भारत था। फाइनल मैच भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी इसमें भी ऑस्ट्रेलिया विजेता बन जाता है और उप विजेता अपना भारत बन जाता है। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान कौन थे? तो पैट कमिंस थे। अब तक जो है ICC वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया 6 बार जीत चुका है और अपना भारत 2 बार जीता है। ठीक है, 2011 में और 1986 में, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, 1986 या 82 है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि विजय हरारे ट्रॉफी यह किसने जीता है? तो फाइनल मैच हुआ था हरियाणा और राजस्थान के बीच में। तो विजेता बना हरियाणा और उप विजेता राजस्थान। तो विजय हरारे हरियाणा, ऐसे याद करेंगे तो याद हो जाएगा। टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा एंजेला मैथ्यूज, और ये श्रीलंका के हैं। इनको जो है टाइम आउट के माध्यम से आउट किसने करार दिया था? तो आपका बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने इनको टाइम आउट करार दिया था। अगर आप जो है क्रीज पर 2 मिनट के अंदर में नहीं पहुंचते हैं तो आपको जो है टाइम आउट के माध्यम से आउट कर दिया जाएगा। लेकिन तब किया जाएगा जब सामने वाला टीम यानी कि आपका विपक्षी टीम आपको मतलब अपील करे कि अंपायर से कि ये जो है 2 मिनट से ज़्यादा जो है टाइम ले लिए हैं, अभी तक क्रीज पर नहीं आए हैं, तो अंपायर आपको आउट दे देगा। अगर अपील नहीं करते तो आपको आउट नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, 6ठा प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही CAR-T सेल थेरेपी का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैंसर से है।
CAR-T सेल थेरेपी, इसको भी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा मंजूरी दे दी गई है और इस बीमारी से मतलब इस थेरेपी के माध्यम से जो है पहला मरीज ठीक हो चुका है, यानी कि कैंसर से पीड़ित मरीज पहला ठीक हो गया है और भारत सरकार के द्वारा यह देखते हुए CAR-T सेल थेरेपी को मंजूरी भी दे दी गई है कि अब जो है आप आगे इलाज कर सकते हैं और यह जो है ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर उपचार की मंजूरी पाने वाली यह बन गई है, यह थेरेपी पहली बन गई है। और अगर बात करें CAR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है CAR काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, यह इसका फुल फॉर्म होता है। और अगर बात करें CAR जो है इसको विकसित किसने किया है, यानी कि इसका विकास किसने किया है, तो IIT बॉम्बे, टाटा हॉस्पिटल और इम्यूनोटोकैट, ठीक है। तो इम्यूनोकैट, टाटा हॉस्पिटल और IIT बॉम्बे ने CAR को विकसित किया है, जिसके माध्यम से पहले मरीज ठीक हो चुका है और इसको भारत सरकार के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। अब यह ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर को उपचार करने में अपना योगदान दे सकती है, ठीक है। और आप सभी को याद भी रखना है कि हमारे सही जवाब क्या हो जाएगा कि CAR-T सेल थेरेपी यह किस रोग से संबंधित है, तो यह कैंसर से संबंधित थेरेपी है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है हमारा 7वां, संगीत नाटक अकादमी अपना पहला क्षेत्रीय दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थापित करेगी, तो भारत जो संगीत नाटक अकादमी है यह अपना दक्षिण भारत का पहला सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थापित करेगी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हैदराबाद में। अब इसकी पूरी व्याख्या देख लेते हैं। तो संगीत नाटक अकादमी इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1953 में इसकी स्थापना हुई थी। और संगीत नाटक अकादमी यह किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, तो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। संगीत नाटक अकादमी का हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में है। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो इसके पहले अध्यक्ष थे राज मन्नार और वर्तमान में इसकी उपाध्यक्ष हैं संध्या पुरेचा, इसकी वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं। दक्षिण भारत का अगर बात करें कि पहला सांस्कृतिक केंद्र, यानी कि दक्षिण भारत का पहला सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पे खोला गया है संगीत नाटक अकादमी के द्वारा, तो हैदराबाद में खोला गया है। इस अकादमी को खोलने के लिए मतलब इसमें कौन कौन से लोग इसकी शुरुआत करे थे, तो वेंकैया नायडू जो कि भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हैं और जी किशन रेड्डी जो कि आपके संस्कृति मंत्रालय के वर्तमान मंत्री हैं। अब देख लेते हैं भारत के कुछ शास्त्रीय नृत्यों के बारे में। तो आपका सही जवाब पहले देखते हैं कि कुचिपुड़ी यह कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो यह आंध्र प्रदेश का है। इसकी प्रमुख कलाकार यामिनी कृष्णमूर्ति और राधा रेड्डी हैं। भरतनाट्यम यह तमिलनाडु का है और इसकी मशहूर कलाकार हैं टी बाला सरस्वती, रुक्मणी देवी, वैजयंती माला और पद्मा सुब्रमण्यम, ये भी आपको याद रखना है। कथकली यह केरल की हैं और इनकी वर्तमान यानी कि इनकी फेमस कलाकार हैं रीता गांगुली। नेक्स्ट देख लेते हैं कथक जो है उत्तर प्रदेश का है और इसके प्रमुख कलाकार हैं पंडित बिरजू महाराज और सितारा देवी। सत्तरिया यह जो है असम का है और इसके मशहूर कलाकार हैं श्रीमंत शंकर देव जी हैं और भारत का नवीनतम शास्त्रीय नृत्य भी सत्तरिया है। मोहिनीअट्टम यह केरल का है और इसकी फेमस कलाकार हैं कल्याणी अम्मा, हेमा मालिनी और श्रीदेवी। ओडिसी जो है शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है, यह उड़ीसा का है। अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 8वां प्रश्न है, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट कहाँ प्रारंभ करी है। मीट का मतलब ये खाने वाला मीट नहीं है, इनका सम्मेलन है, ठीक है। तो रेलवे सुरक्षा बल ने 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट कहाँ प्रारंभ करी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा लखनऊ में। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो RPF यानी रेलवे सुरक्षा बल, इसने जो है अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट की 67वां क्रम कहाँ पे आयोजन किया है, तो लखनऊ में किया है, ठीक है। और किस जगह पे, तो जगजीवन राम अकादमी में इसकी आयोजन की गई है और इसको शुरुआत करने वाले कौन थे, तो रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने इसकी शुरुआत करी थी, ठीक है। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, रेलवे सुरक्षा बल ने 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट की मीट जो है कहाँ पर करी थी, तो लखनऊ में किए थे। इसकी शुरुआत जो है रेलवे मंत्री आर वैष्णव जी ने इसकी शुरुआत करी थी, ठीक है। इसको आप याद रखना है। अब देख लेते हैं लल्लन टॉप प्रश्न में ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक, यह भारत में पहली बार इस तरह का कोई वॉक किया गया था और इसका आयोजन लखनऊ में किया गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि मोटो GP रेस, इसका पहली बार भारत में आयोजन किया गया है और कहाँ पर किया गया था, तो नोएडा में किया गया था। इसके विजेता कौन थे, तो इसके विजेता थे मार्को बेचेंजी और ये किस देश के थे, तो ये इटली के थे। अयोध्या एयरपोर्ट का नया नाम क्या रखा गया है, तो महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है। और काकोरी ट्रेन एक्शन यह कब घटित हुआ था, तो 9 अगस्त 1925 को घटित हुआ था। 9वां प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में केरल सरकार ने KPP नाम्बियार पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो केरल का पुरस्कार है नाम्बियार पुरस्कार
2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एस सोमनाथ जी को अब की बार नामबियार पुरस्कार दिया गया है। तो नामबियार पुरस्कार 2024 यह किसका पुरस्कार है, तो यह राज्य सरकार केरल का है। अब की बार किसे दिया गया है, तो एस सोमनाथ जी को दिया गया है, जो कि इसरो के वर्तमान चेयरमैन हैं। क्यों दिया गया है, क्योंकि चंद्रयान 3 के लिए इन्हें दिया गया है, उसमें सफलता पाने के लिए। और आप सभी को पता है कि चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था, तो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। और लैंड कब किया था, तो लैंड किया था 23 अगस्त 2023 को। यह चांद के साउथ पोल पर लैंड किया था। इस प्रकार से साउथ पोल पर लैंड करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन जाता है। अगर ओवरऑल पूछे तो भारत अभी जो है चांद पर उतरने वाले 5 देश हो गए हैं। सबसे पहले आपका उतरा था यूएसए, दूसरे नंबर पर आपका रूस उतरा था, तीसरे पर चाइना, चौथे पर अपना प्यारा भारत और 5वें पर उतरा है जापान। ठीक है, लेकिन साउथ पोल पर अकेला उतरने वाला एकमात्र विश्व का देश है भारत। ठीक है, अब देख लेते हैं, अगर बात करें कि चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, तो LVM-3 M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 में लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान। ठीक है, और 23 अगस्त को ही भारत अब जो है हर साल 23 अगस्त को क्या मनाएगा, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाएगा। ये आपको याद रखना है। आत्मकथा, यह किसकी आत्मकथा है, शेर जिसने चांदनी पी ली, तो यह आत्मकथा है एस सोमनाथ जी की। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। तो आपका नामबियार पुरस्कार किसे दिया गया है, एस सोमनाथ जी को। अब देखते हैं कि भारत के जो है भारत रत्न जो है 5 लोगों को 2024 में दिया गया है। एक तो मिला है कर्पूरी ठाकुर जी को, लाल कृष्ण आडवाणी को, MS स्वामीनाथन को, चौधरी चरण सिंह और PV नरसिम्हा राव को। तो इन 5 लोगों को अब की बार भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। हर साल जो है 3 ही लोगों को दिया जाता है, लेकिन दो और नाम जो है इसमें नॉमिनेट कर दिया गया है। इसमें आपको याद रखना है। पद्म विभूषण पुरस्कार ये भी 5 लोगों को दिया गया है। कौन कौन से 5 लोग हैं, वैजयंती माला, चिरंजीव, पद्म सुब्रमण्यम और वेंकैया नायडू और बिंदेश्वर पाठक। ये भी आपको याद रखना है। इन 5 लोगों को जो है पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती कहाँ मनाई गई है, यानी कि 200वीं जयंती मनाई गई है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। तो आपको बताना है कि महर्षि दयानंद सरस्वती की 200 जयंती मनाई गई है और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था गुजरात में। व्याख्या देख लेते हैं। तो महर्षि दयानंद सरस्वती, इनका मूल नाम क्या था, मूलशंकर इनका नाम था। इनका जन्म हुआ था 12 फरवरी 1824 में इनका जन्म हुआ था, यानी कि आज की तारीख को। और कहाँ पर हुआ था, तो टंकारा गुजरात में इनका जन्म हुआ था। 2024 में इनकी 200वीं जयंती मनाई गई। इन्होंने, अगर बात करें कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने कौन सा नारा दिया था, तो वेदों की ओर लौटो। इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था, यानी कि जो भी हिंदू भाई बहन थे, अगर इस्लाम में चले गए हैं या फिर ईसाई धर्म में चले गए थे, तो उनको जो है वापस अपने धर्म में लाने के लिए इन्हें शुद्धि आंदोलन चलाया था, यानी कि घर वापसी आंदोलन इसे भी कहते हैं। पूर्ण स्वराज्य की पहली बार मांग किसने करी थी, तो दयानंद सरस्वती जी ने करी थी। इसके बाद इनकी पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना बॉम्बे में करी थी और परोपकारी सभा की स्थापना इन्होंने कहाँ पर करी थी, तो अजमेर में करी थी। ये भी आपको साथ में याद रखना है। अब देख लेते हैं पहली बार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में कांस्टेबल यानी GD परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित होगी। यानी कि पहले GD की परीक्षा जो है हिंदी और अंग्रेजी में होती थी, लेकिन अब इसमें 13 भाषाएं शामिल कर दी गई हैं, जो कि क्षेत्रीय भाषाएं हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है। स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने आप सभी को आज थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लिया, क्योंकि आप सभी को बताना भी था कि अगर आप सभी को लगता है कि 12 मिनट की या 15 मिनट की क्लास में 10 क्वेश्चन देखते हैं, तो 10 क्वेश्चन इसमें नहीं होता है। ओवरऑल देखा जाए तो इसमें 70 से 75 क्वेश्चन होता है, जो कि हम 20 से 25 मिनट में कंप्लीट कर लेते हैं। हो सकता है थोड़ी आज क्लास बड़ी हो गई हो, क्योंकि समझाने में टाइम चला गया, बताने में कि अगर जिन भाई बहन को क्वेश्चन गिनना हो तो आप गिन सकते हैं कि आपको हर एक पॉइंट पे 1 से 2 प्रश्न जरूर मिल जाएगा। तो अपना ध्यान रखेंगे। अगर PDF चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज, मतलब मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो आप मुझे कमेंट में मैसेज करेंगे, मैं आपको जो है इसका PDF भी अवेलेबल करवा दूंगा। तो फिर कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।